मेहरबान दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की महफिल, आज का शो, आज का प्रोग्राम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज की महफिल की एक झलक। आज मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म देवी की शूटिंग के दौरान नूतन और संजीव कुमार के बीच ऐसी क्या घटना घट गई जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आज तक इस घटना की हकीकत सामने नहीं आई है। ये घटना क्या थी, इसका खुलासा करूंगा आज के शो में, और बताऊंगा कि शंकर जयकिशन के शंकर जी की किस बात से इम्प्रेस हो गई थी क्लासिकल गायिका शोभा गुर्टू। साथ साथ आपको बताऊंगा धर्मेंद्र के स्ट्रगल के टाइम की बातें, कितने उतावले थे फिल्म में काम करने के लिए, और इसी उतावलेपन में उन्होंने कैसी कैसी अजीब सी शर्तों में भी काम करना एक्सेप्ट कर लिया। वो कौन सा वादा था जो मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन की माताजी से किया मगर भूल गए। ये किस्सा भी आज आप जानेंगे आज की महफिल में। मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दे दे, इस गीत को बनाते वक्त एस.डी. बर्मन और बिमल रॉय के बीच किस बात पे ना इत्तेफाकी हो गई थी। ऐसे ही कुछ अफसाने आज की महफिल में आपका मनोरंजन करेंगे। किस्से होंगे, अफसाने होंगे। 1970 में संजीव कुमार और नूतन की एक फिल्म आई थी देवी। इस फिल्म का एक गाना काफ़ी मशहूर हुआ था, शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आज मैं आपको इस फिल्म की शूटिंग के वक्त घटी उस घटना के बारे में बताऊंगा जो आज तक एक राज बनी हुई है। लोगों में इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें हैं, मगर सच्चाई आज तक किसी को मालूम नहीं हो पाई है। 1968 की बात है। साउथ के मशहूर निर्देशक वी मधुसूदन राव ने फिल्म देवी का निर्माण शुरू किया। हीरो हीरोइन के रोल के लिए लिया नूतन और संजीव कुमार को। संजीव कुमार और नूतन इस फिल्म से पहले एक और फिल्म में भी काम कर चुके थे जिसका नाम था गौरी। इंडस्ट्री में उनके रोमांस की अफवाहें भी सुर्खियों में थीं। खैर साहब, फिल्म देवी की शूटिंग शुरू हुई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन सेट पर एक थप्पड़ की आवाज ने सनसनी फैला दी। अचानक आई इस जोरदार थप्पड़ की आवाज से यह पता चल गया कि किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है, मगर यह समझ में नहीं आया कि किसने किसे थप्पड़ मारा है। कुछ ने अंदाजा लगाया कि शायद हेयर ड्रेसर ने स्पॉट बॉय को किसी बात पर चांटा लगा दिया, तो कोई ये समझा कि किसी महिला जूनियर आर्टिस्ट से किसी ने बदतमीजी कर दी है। सेट पर हर आदमी अटकलें लगाने लगा, लेकिन जब इस थप्पड़ का रहस्य खुला तो सभी भौंचक्के रह गए। कैमरामैन ने बताया कि यह थप्पड़ नूतन मैडम ने संजीव जी को मारा था और वो नाराज होकर बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठकर चली गई। अब सवाल ये उठा कि नूतन संजीव कुमार से इतनी क्यों नाराज हो गई कि उन्हें थप्पड़ लगाना पड़ा। ये बात किसी की समझ में नहीं आई। बात अब फिल्म के सेट से निकल के उन दिनों की पत्रिकाओं में सुर्खियों में आ गई। तरह तरह की बातें होने लगी कि इस थप्पड़ का राज क्या है, क्या रीजन है, वो क्या कारण थे जिनकी वजह से ये अप्रिय घटना घटी। कुछ लोग ये कहने लगे कि यह कदम नूतन ने अपने पति रजनीश बहल के दबाव में उठाया था। बहल साहब स्वभाव से शक्की मिजाज के थे और अखबारों में छपने वाली नूतन और संजीव कुमार के रोमांस की खबरों का खंडन थप्पड़ से करवाना चाहते थे। इसलिए नूतन ने अपनी गृहस्थी बचाने को यह कदम भी उठा लिया। पर हकीकत क्या थी ये सिर्फ नूतन और संजीव कुमार ही जानते थे और उन्होंने ये राज कभी नहीं खोला। खैर साहब, फिल्म की यह घटना तो चर्चित हो गई, मगर फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को लगने लगा कि अब फिल्म को बंद करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सितारे अब शायद साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का भाग्य कहिए या नूतन और संजीव कुमार का प्रोफेशनलिज्म कि दोनों ने अपने पर्सनल डिफरेंस को एक तरफ रख के फिल्म को बंद होने से बचा लिया। दोनों शूटिंग पर आते थे लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते थे। बस जब साथ में अगर कोई सीन होता तो अपना अपना काम करते और चले जाते।
और इतिहास गवाह है कि इस घटना के बाद दोनों ने फिर कभी भी एक साथ कोई फिल्म नहीं की। इस घटना की सच्चाई आज तक पता नहीं चली, मगर इस घटना ने फिल्म को लाइमलाइट में ला दिया और इस वजह से फिल्म चल निकली। वापस आकर बताऊंगा कि शोभा गुरटू शंकर जयकिशन के शंकर जी की किस बात से इंप्रेस हो गई थी। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात करूंगा शंकर जयकिशन की जोड़ी के शंकर जी की। शंकर जी संगीत के गुणीजन थे। उन्होंने अपने गीतों में कई बार अलग अलग नए नए प्रयोग किए। उनके संगीत के ज्ञान को देखकर बहुत बार संगीत के महारथियों ने तक उनकी प्रशंसा की। उनमें से एक नाम प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गायिका शोभा गुरटू का भी है। वो भी एक बार शंकर जी की कलाकारी देखकर दंग रह गई थी। हुआ यूं कि एक बार शंकर जी एक फिल्म दूरियां के लिए शोभा गुरटू से गीत गवा रहे थे। गीत के बोल थे, प्याला होठों तक पहुंचा तो साकी ने नजर से तोड़ दिया। रिकॉर्डिंग से पहले जब इस गीत की रिहर्सल हो रही थी, तब उन्होंने शोभा गुरटू को समझाया कि इस गीत में एक जगह पर एक पर्टिकुलर मुर्की लेनी है। रिहर्सल शुरू हुई। शोभा गुरटू पूरा गाना तो गा गई, मगर उनसे उस खास जगह पर मुर्की नहीं निकल पाई। शंकर जी ने कहा, एक बार फिर कोशिश कीजिए। कोशिश हुई, एक नहीं, दो नहीं, कई बार की कोशिशों के बाद भी शोभा गुरटू उस खास जगह पर वो खास मुर्की या तरकीब नहीं ले पाई और आखिरकार उन्होंने शंकर जी से कह दिया कि इस जगह पर अगर ये मुर्की मेरे जैसी सिंगर नहीं ले पा रही है तो और कौन लेगा। शोभा गुरटू की बात सुनकर शंकर जी मुस्कुराए, हारमोनियम पकड़ा और आंखें बंद करके खुद ही वो गीत गाना शुरू कर दिया। गाते गाते शंकर जी ठीक उसी जगह पर वो मुर्की ले बैठे जिस जगह पर शोभा जी वो मुर्की नहीं ले पा रही थी। शंकर जी के मुंह से इतनी मुश्किल जगह पर इतनी आसानी के साथ ये मुर्की सुनकर शोभा गुरटू जी अवाक रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिसे वो नहीं कर पा रही थी उस काम को शंकर जी ने इतनी सरलता से, इतनी आसानी से कर दिया। वो शंकर जी से बोली, मान गए शंकर जी, आप सिर्फ संगीतकार ही नहीं हैं, गायकी के भी उस्ताद हैं, गुणी हैं और गुरु आदमी हैं आप। वाकई में ये लोग जीनियस थे, मंजे हुए थे, भरे हुए थे, सचमुच के कलाकार थे। स्ट्रगल के टाइम में धर्मेंद्र कितने उतावले थे फिल्म में काम करने के लिए, और इसी उतावलेपन में उन्होंने कैसी कैसी अजीब सी कंडीशंस और शर्तों में भी काम करना स्वीकार कर लिया। धर्म जी की ये कहानी बस थोड़े ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात उन दिनों की है जब धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर की टैलेंट हंट प्रतियोगिता जीती और उन्हें बिमल रॉय, मोहन कुमार और गुरदत्त जैसे बड़े निर्माताओं की फिल्मों में साइन कर लिया गया। मगर जनाब, इन सब फिल्मों को शुरू होने में, इनका टेक ऑफ होने में वक्त लग रहा था, जिस कारण से धर्मेंद्र के मन में हमेशा ये डर लगा रहता था कि अगर ये फिल्में स्टार्ट ना हुई तो फिर फ्यूचर का क्या होगा। इसलिए वो लगातार कोशिश में लगे रहते कि किसी भी शर्त पर कोई भी फिल्म कहीं से भी, किसी भी एंगल से कोई ऑफर आए, उसे स्वीकार कर लूं तो दिल को सुकून मिले। टैलेंट प्रतियोगिता के दौरान धर्मेंद्र की दोस्ती हो गई अर्जुन हिंगोरानी से, और अर्जुन हिंगोरानी ने वादा किया
कि वो उन्हें अपनी फिल्म में जरूर लेंगे, और हुआ भी वही। सबसे पहले अर्जुन हिंगुरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये फिल्म शुरू हुई। पर फिल्म के निर्माता बिहारी मसंद ने धर्मेंद्र से एक खास एग्रीमेंट करवाया कि पारिश्रमिक का, प्रोफेशनल फीस का 60% ही दिया जाएगा, और साथ ही वो बगैर परमिशन के बाहर की कोई फिल्म नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो उन्हें उस बाहर की फिल्म से मिलने वाली राशि का 50% निर्माता बिहारी मसंद को देना होगा। धर्मेंद्र इतने डेस्परेट थे, इतने इम्पेशेंट थे, उतावले हो रहे थे कि वो इस शर्त को भी मानने के लिए तुरंत राजी हो गए। अब शूटिंग शुरू हुई, दिल भी तेरा हम भी तेरे। रमेश सहगल ने अपनी एक फिल्म शोला और शबनम के लिए धर्मेंद्र को ऑफर दिया। रमेश सहगल जी उन दिनों के बहुत बड़े निर्माता निर्देशक थे और काफी फिल्में बना चुके थे, वेल रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर माने जाते थे। शहीद बनाई, समाधि, फिर सुबह होगी, कई फिल्में बनाई उन्होंने। धर्मेंद्र जैसे न्यू कमर को रमेश सहगल की फिल्म मिलना बहुत बड़ी बात थी, मगर धर्मेंद्र की किस्मत देखिए कि रमेश सहगल ने भी वही शर्त रखी जो बिहारी मसंद ने रखी थी, यानी कि 60% पारिश्रमिक मिलेगा और बाहर की कोई फिल्म बिना उनकी इजाजत के साइन नहीं कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो इनकम का 50% उन्हें देना होगा। धर्मेंद्र ने उन्हें भी हाँ कर दी। अब जब ये बात उनके दोस्त अर्जुन हिंगुरानी को पता चली तो बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने धर्मेंद्र से पूछा कि अगर दोनों प्रोड्यूसर को पता चला कि तुम दूसरी फिल्म कर रहे हो तो इसका अंजाम जानते हो? तो धर्म जी ने दो टूक जवाब दिया, क्या होगा जी अंजाम, दोनों को 50-50% दे देंगे। तो हिंगुरानी साहब ने पूछा कि फिर तेरे पास क्या बचेगा धर्म? धर्मेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो जी मुझे तो फिल्मों में काम करना है, पैसे नहीं बचेंगे तो भी क्या हुआ, फिल्म तो बनकर रिलीज हो जाएगी। तो धर्म जी का जुनून देखिए, उनका पैशन देखिए फिल्मों में काम करने का, बगैर पैसे के भी फिल्मों में काम करने को राजी थे। आज भी लोग फिल्म इंडस्ट्री के लिए ऐसा ही जुनून रखते हैं, लेकिन कामयाबी, और वो भी धर्मेंद्र जैसी कामयाबी, हर एक को नहीं मिलती है। वो कौन सा वादा था जो मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन की माताजी से किया मगर भूल गए? फिर क्या हुआ, जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन से कौन सा वादा किया था और वो ये वादा कैसे भूल गए। ये उन दिनों की बात है जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में किस्मत आजमाने आ गए थे। ये वो समय भी था जब उनकी माताजी तेजी बच्चन दिल्ली में रहा करती थीं और उन्हें फिल्मों से जुड़ा जो भी शख्स मिलता था वो उससे अमिताभ बच्चन की मदद के लिए सिफारिश जरूर किया करती थी। एक बार उनकी मुलाकात मनोज कुमार से एक फंक्शन में हो गई। उस समय मनोज कुमार के साथ उनके असिस्टेंट चंद्रा बारोट भी साथ थे। तेजी बच्चन ने अमिताभ को मनोज कुमार से मिलवाते हुए कहा, ये मुन्ना है, अब ये भी आपकी बिरादरी में आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। मनोज कुमार जी ने पूरा सहयोग देने का वादा किया और अमिताभ से कहा कि तुम बंबई आकर मिलना। अब हुआ ये कि मनोज कुमार जी बंबई आकर फिल्म यादगार की शूटिंग में व्यस्त हो गए और उधर अमिताभ को आशा थी कि अम्मा ने मनोज कुमार से कहा है तो मनोज जी जरूर मदद करेंगे, और इसी उम्मीद से वो पहुंच गए फिल्म यादगार के सेट पर। दिन भर चुपचाप बैठकर शूटिंग देखते रहे। मनोज कुमार से जब जब उनका सामना हुआ तो मनोज कुमार को ये याद ही नहीं कि उन्होंने कोई वादा भी किया था। कुछ नहीं बोले मनोज कुमार, पूरा दिन अपने काम में लगे रहे। दिन निकल गया।
अब अमिताभ बच्चन को लगा कि शायद मनोज साहब बिजी हैं, इसलिए आज उनसे बात नहीं हो पाई, हो सकता है कल बात हो जाए। इस सोच के साथ वो वापस लौट आए और अगले दिन फिर पहुंच गए। मगर अगले दिन भी वही हुआ जो पहले दिन हुआ था और दूसरे दिन भी वापस घर लौट आए। इस तरह वो कई दिनों तक सेट पे जाते और ये सोचकर बैठे रहते कि मनोज कुमार जरूर आगे बढ़कर उन्हें सामने से बुलाएंगे। अमिताभ के रोज आने को देखकर मनोज कुमार के असिस्टेंट चंद्रा बारोट ने मनोज कुमार को याद दिलाया, सर आपने इनकी माताजी से कहा था कि फिल्म में काम देंगे। अगर आपको इन्हें फिल्म में कुछ काम देना है तो दीजिए, वरना मना कर दीजिए। अच्छा नहीं लगता, ये बेचारा रोज चला आता है और शाम को वापस चला जाता है। अब मनोज कुमार को अमिताभ बच्चन के धैर्य, सब्र और काम करने की लगन पर विश्वास हुआ और उन्होंने अमिताभ को तुरंत अपने पास बुलाया और कहा, देखो भाई, मैं इस फिल्म में सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद मेरी 2 फिल्में शुरू होने वाली हैं। उनमें से एक फिल्म में मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रोल लिखवाऊंगा और उस फिल्म में हम साथ में काम भी करेंगे। और दोस्तों, मनोज कुमार ने अब अपना ये वादा पूरा किया। अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म में चांस देकर, जिस फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान, इसमें मनोज कुमार जी ने अपने वादे के मुताबिक अमिताभ बच्चन के लिए किरदार लिखवाया। मगर जब तक ये फिल्म रिलीज हुई तब तक अमिताभ बच्चन की आनंद मार्केट में आ गई थी और अमिताभ बच्चन बन गए थे। एक गीत के बोल सुनिएगा, मोरा गोरा अंग लई ले मोह श्याम रंग दे दे। इस गीत को बनाते वक्त एस.टी. बर्मन और बिमल रॉय के बीच किस बात पे ना इत्तेफाकी हो गई थी, बताऊंगा बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बंदनी का गीत मोरा गोरा अंग ले ले मोह श्याम रंग दे दे, इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे एस.टी. बर्मन, फिल्म के डायरेक्टर ग्रेट बिमल रॉय और उन्हें असिस्ट कर रहे थे गुलजार। जब इस गीत को लिखे जाने के लिए चर्चा हो रही थी तो गुलजार को एस.टी. बर्मन ने गीत की सिचुएशन को कुछ इस तरह समझाना शुरू किया, नूतन यानी कल्याणी मन ही मन बिकॉश यानी अशोक कुमार को चाहने लगी है। एक रात चूल्हा चौका समेटकर गुनगुनाती हुई बाहर निकल रही है। तभी बिमल रॉय ने रोक दिया, ये कहते हुए कि ऐसा कैरेक्टर घर से बाहर जाकर नहीं गा सकता। तो एस.डी. बर्मन ने पूछा, बाहर नहीं जाएगी तो बाप के सामने गाएगी कैसे? एस.डी. के सवाल पर बिमल रॉय ने दलील दी कि बाप से हमेशा वैष्णव कविता सुना करती है तो गा क्यों नहीं सकती? सचिन देव बर्मन बोले, ये कविता पाठ नहीं है दादा, ये गाना है। इस बात पर बिमल रॉय बोले, तो कविता लिखो, वो कविता गाएगी। अब एस.टी. बर्मन को झल्लाहट होने लगी। फिर भी उन्होंने अपनी दलील दी कि गाना घर में घुट जाएगा। उनकी इस बात पर बिमल रॉय ने कहा, तो आंगन में ले जाओ, लेकिन बाहर नहीं जाएगी। सचिन देव अब इस बात पर अड़ गए कि वो बाहर नहीं जाएगी तो हम भी गाना नहीं बनाएगा। इस तरह थोड़ी देर बहस चलती रही और बाद में दोनों ने डिसाइड किया कि चलो नूतन यानी कल्याणी को घर के आंगन में ले जाते हैं और तय हो गया कि कल्याणी ये गाना आंगन में ही गाएगी। बिमल रॉय और दादा बर्मन ने गुलजार से बोला कि अब तुम आंगन का गाना लिखो। गुलजार बिमल दा के असिस्टेंट देबू और सरन के पास गए। सरन से वैष्णव कविताएं ली जो कल्याणी अपने पिता से सुना करती थी। बिमल रॉय ने गुलजार को बताया कि सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि रात का वक्त है, कल्याणी को यह डर है कि चांदनी रात में उसे कोई देख ना ले, इसलिए वो घर से बाहर नहीं जा रही है।
वो आंगन से आगे नहीं जा पाती। इस पर सचिन देव बर्मन ने भी अपनी बात ऐड कर दी। चांदनी रात में भी वो डरती तो है मगर बाहर चली आई है, अब मुड़ मुड़ कर आंगन की तरफ देखती है। ऐसा कुछ भी होगा, इस पे कुछ लिखो। तो साहब, गुलजार साहब ने बिमल रॉय और सचिन देव बर्मन दोनों की बातों को मिलाकर कल्याणी की हालत समझकर जो गीत लिखा वो गीत था मोरा गोरा अंग ले ले मुझे शाम रंग दे दे। एक हमारे श्रोता का, हमारे प्रोग्राम के प्रेमी का एक SMS सेलेक्ट हुआ है। उसमें एक प्रश्न पूछा है उन्होंने। प्रश्न ये है कि उन्होंने लिखा कि पिछले दिनों आपने तलत महमूद के बारे में बताया था कि विदेशों में भी उनके लाखों दीवाने थे और उन्हें कितना सम्मान, कितना प्यार मिला विदेश में भी, लेकिन उनके शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अपने श्रोता को तलत महमूद साहब के इब्तदाई दिनों के बारे में ज़रूर बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। तलत साहब का जन्म लखनऊ में हुआ था। वो माँ बाप की छठी संतान थे। वालिद साहब भी सिंगर थे। उनके पिताजी केवल धार्मिक गीत गाया करते थे, नातिया कलाम, हम्द वगैरह। बचपन में तलत साहब ने अपने पिता की नकल करने की कोशिश की, पर घर वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और घर वालों ने उन्हें सख्ती के साथ ये नकल करने से मना कर दिया। सिर्फ उनकी फूफी, उनकी बुआ जी उनको सुनती थीं और उनकी हौसला अफजाई करती थीं। और बुआ जी ने ही जिद पर तलत को संगीत की शिक्षा के लिए मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक में एडमिशन भी दिलवा दी। 16 साल की उम्र में तलत महमूद को रेडियो के लिए गाने का मौका मिला और उनका गीत लखनऊ में बहुत लोकप्रिय हो गया। इत्तेफाक देखिए, रिकॉर्डिंग कंपनी HMV की टीम लखनऊ आई हुई थी और तलत महमूद के 2 गाने रिकॉर्ड किए गए, जिसमें एक गीत था सब दिन एक समान नहीं था। यह गीत बहुत मशहूर हुआ और इसके बाद तलत महमूद ने कलकत्ते का रुख कर लिया। एक गाना था तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ और उनके इस एल्बम ने अपने टाइम में सबसे ज़्यादा बिकने वाले एल्बम का नया रिकॉर्ड स्थापित किया। फिर किस्मत और तलत की फिल्मों में गाने की इच्छा उन्हें 1949 में बंबई ले आई, जहां उन्होंने अनिल विश्वास जी के संगीत निर्देशक में आरजू फिल्म के लिए एक गीत गाया। गीत के बोल थे ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल। ये गीत दिलीप कुमार के लिए गाया था और यहीं से तलत महमूद दिलीप कुमार की आवाज़ भी बन गए। तलत साहब की आवाज़ की मिठास, सादगी और जो हल्की सी लर्जिश थी वही उनकी पहचान बनी। तलत महमूद ने फिल्मों में गज़लों को एक नया मोड़ दिया। बेहतरीन गज़लें फिल्मों के लिए गाईं और उन्हें फिल्मी गज़लों का शहंशाह भी माना गया। मुझे उम्मीद है कि हमारे जिस श्रोता ने तलत साहब के बारे में सवाल पूछा था, उनकी जिज्ञासा थोड़ी शांत हो गई। तलत साहब को याद किया। खराज अक़ीदत के तौर पर तलत साहब का गाना ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र और अपना मैसेज, सवाल, सजेशन जो भी आप भेजना चाहें भेज दीजिए 55454 पर। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।
आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।